ठीक है, यू कैन, आप मुझसे लिंक मांग लेना, और लिंक अदरवाइज आई विल शेयर इट ऑन, ठीक है, मुझसे लिंक मांग लेना या फिर आशीष सर से आप लिंक ले लीजिएगा, ठीक है, आफ्टर दिस। ओके सर। सर जब तक अभी लिंक आ नहीं जाती तब तक हम 30 मिनट में सॉल्व। ओके ठीक है, जब तक आपकी लिंक नहीं आ रही है तब तक कि आप यही लेक्चर पर कर लीजिए, ठीक है, जब लिंक आ जाए यू कैन लीव एंड, और जितना भी आपका छूट गया है तो वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना आशीष सर से लेके। सर यस सर हम रिकॉर्डिंग मांगते तो फिर वो शेयर नहीं होती, आशीष सर बोलते कि वो शेयर नहीं हो रही। मतलब हम एक आध दो दिन आउट ऑफ सेशन थे तो मांगी थी, तो रिकॉर्डिंग सर ने बोल दिया कि पॉसिबल नहीं है वो। यस सर, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी वो जो भी हम रिकॉर्डिंग, जैसे कि आज मैं आपके लिए स्पेशली कर रहा हूँ, ठीक है, अलग से कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कैमरा एक और लगा दिया ताकि रिकॉर्डिंग हो जाए, अदरवाइज रिकॉर्डिंग इज टेकिंग सो मच टाइम, वो कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लग जाती है, और उसकी फिर साइज छोटी करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो जितनी भी 1-1.5 घंटे की हमारी रिकॉर्डिंग होती है, इट्स नियर अबाउट 1.5 GB और समथिंग ऑफ दैट, तो हम उसको फिर कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको वापस अपलोड करते हैं, तो इट्स अ वेरी time consuming process, so that's why we started with the recording thing, but it was taking a lot of time of us, ठीक है, तो जितना टाइम हमारा प्रेजेंटेशन बनाने में और उसमें जा रहा है उससे ज्यादा कन्वर्टिंग और सेव में और अपलोडिंग में जा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा हमने उसको चीज को कम करा कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज है हम उसकी ही रिकॉर्डिंग अब कर रहे हैं, जैसे कि चैप्टर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स और टेस्ट की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं सिंपली। तो कभी कभी क्या होता है कि वो रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाती है या फिर वो नहीं मिल पाती है, तो दैट्स व्हाई, ठीक है, कभी अपलोड नहीं होती है या फिर रिकॉर्डिंग कभी होती ही नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक सेव ही नहीं हो पाती है, लॉस्ट हो जाती है फाइल, तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, उसके कारण आपको पर्टिकुलर डेट की नहीं मिल पाती, ठीक है, मैं आज ट्राई कर रहा हूँ, तो आज की तो पॉसिबल होगी, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, वी स्टार्ट अवर सेशन, थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। सर ठीक है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रेविटेशन, हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, अब ये जो सामने दो आपको लोग दिख रहे होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले मतलब कि जो ग्रेविटेशन और जो प्लैनेट्स और इनके बारे में मतलब कि जिनको इंटरेस्ट था, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर किन्होंने डिटेलिंग अगर करी हो, ठीक है, चीजों ओके, तो ये आपको जो दिख रहे हैं, इन्होंने केपलर जो हैं, जॉनस केपलर, इन्होंने पहले सबसे पहले ये बहुत क्यूरियस थे, इन्होंने प्लैनेट, सन और इन सब के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी चालू करी थी, ये थोड़े से इंटरेस्टेड थे उसके टुवर्ड्स, इन्होंने कुछ 3 अपने लॉज दिए थे, जैसे कि न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, हमने मोशन में पढ़े थे वो, ठीक है, तो वो तो न्यूटन्स के लॉ थे, तो इन्होंने कुछ सिंपल से लॉ दिए थे, वो न्यूटन ने यूज करे थे, फिर न्यूटन ने दिया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि राइट हैंड में जो आपको पिक्चर दिख रही है, तो ये है एक्चुअली रियल न्यूटन है, सर इसाक न्यूटन, सर बोलते हैं इनको क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा डिस्कवरीज करी है, ठीक है, तो सबसे पहले इन दो जनों का ही कंट्रीब्यूशन देखा जाता है इस पूरे ग्रेविटेशन के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ठीक है, इनका बेसिक भी यही था कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, कि एक्चुअली आपको ऐसी स्टोरी बताई गई होगी कि मतलब ये बैठे थे और इनके ऊपर एक एप्पल नीचे गिर गया, तो इन्होंने सोचा ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, तो इन्होंने कहा कि देयर इज वन फोर्स, एक फोर्स होती है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एप्पल नीचे गिर रहा है, ठीक है, एंड वी ऑल नो दैट, ठीक है, फोर्स जब भी हम अप्लाई करते हैं, whenever we apply the force, ठीक है, तब क्या हो जाता है, कभी कभी मोशन मोशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो मोशन में आ जाता है, कभी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो जैसे ही किसी भी चीज पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, वो रेस्ट से मोशन में आ जाता है, फोर्थ पॉइंट था मोशन से रेस्ट में चले जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो हमने 5 पॉइंट देखे थे लास्ट हमारे मोशन वाले चैप्टर में कि फोर्स से क्या क्या चीजें होती है,
ठीक है। तो ग्रेविटेशन इसका ही एक पार्ट है, एक फोर्स है। ग्रेविटेशन इज नथिंग जस्ट अ फोर्स। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है ये मैंने एक साइड यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है, फिर न्यूटन्स ने यूनिवर्सल लॉ कौन सा दिया था फॉर ग्रेविटेशन, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की, फिर उसके बाद एक हम टर्म पढ़ते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये यूनिवर्सल क्यों लिखा है वो देखेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ बहुत सिंपल है, ये 4 पॉइंट में पूरा आपका ग्रेविटेशनल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इसको हम समझेंगे पहले। उसके बाद हम देखेंगे केपलर्स के 3 लॉ आते हैं प्लैनेट्स के ऊपर। ठीक है, प्लैनेट्स के मोशन के ऊपर केपलर ने लॉ दिए थे, वो हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी द न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, मोशन के उसने लॉज अलग दिए थे, ग्रेविटेशन के उसने लॉ अलग दिए थे। ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्री फॉल, देखेंगे एक टर्म आती है फ्री फॉल, वी विल सी दैट। फिर हम देखेंगे मास एंड वेट। ठीक है, ये मोशन का ही बात आ गया आपका यहाँ पर भी। देन फिर उसके बाद 10 पॉइंट में हम देखेंगे मास एंड वेट। ठीक है, मास और वेट में क्या अलग अलग, क्या सिमिलरिटीज होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखेंगे। देन वी विल सी अबाउट थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, थ्रस्ट इज नथिंग जस्ट फोर्स, और प्रेशर के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं लिक्विड्स के। ठीक है, लिक्विड्स में क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू, और एक टर्म पढ़ेंगे बायोन्सी टर्म क्या होती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे डेंसिटी के बारे में कुछ देखेंगे, और फ्लोटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ अगर पानी के ऊपर कौन सी चीज़ तैरती है और कौन सी चीज़ डूब जाती है, वो किस पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें मतलब कि इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये चैप्टर बहुत अच्छा है आपका। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पर आप एक फिगर देख सकते हो, ये एप्पल बना हुआ है ग्रीन कलर का, ये नीचे गिरा, ये न्यूटन ही है आपका, और ये यहाँ पर भी गिरा हुआ है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सबसे पहले हम यही चीज स्टार्ट करते हैं कि जो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था वो क्या था। ठीक है, तो पहले हम उस चीज को देख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन। ठीक है, अब जितनी भी बॉडीज होती है यूनिवर्स में, ठीक है, यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज होती है, ऑब्जेक्ट होती है, वो क्या करती है, दे ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है विद अ फोर्स। ठीक है, अब ये जो फोर्स है, जैसे कि आप कुछ भी चीज ले सकते हो, जैसे कि सन अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है मून को। ठीक है, अब यहाँ तक कि मैं जैसे कि यहाँ पर बैठा हूँ, और मतलब कि मेरे थोड़े दूर पर मेरा मोबाइल पड़ा है, तो अभी भी मतलब कि हम दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। ओके, एक अट्रैक्शन फोर्स है जो कि हर ऑब्जेक्ट के बीच में लगती ही है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। ठीक है, हमेशा मतलब कि ये ट्राई टू अट्रैक्ट करती है, कभी भी ये रिपल नहीं करती है। तो ये एक्चुअली क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यही लिख रखा है, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। ठीक है, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। ठीक है, वन बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो ये जैसे कि दो आपके ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, यहाँ पर दे रखा है m1, एक आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है m2। ठीक है, इसका कुछ मास होगा, तो इनका नेचर क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमको निकालनी है इनके बीच में कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, ये अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये हम एक्चुअली देखते हैं, धीरे धीरे हम सब चीजें समझ जाएंगे।
कि एप्पल नीचे गिर रहा था तो वहां तो हमको सर दिखा कि फोर्स मूव हो रहा था, ठीक है। अब जैसे कि सर आपने कहा कि आपका मोबाइल बहुत दूर पड़ा हुआ है और आप एक साइड हो और एक साइड आपका मोबाइल है, लेकिन उस सर वहां पर हमको कोई फोर्स नहीं दिख रही है, वहां अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। या फिर दो चीज मतलब कि अलग अलग रेस्ट पर ही है, उनकी ना तो डिस्टेंस कम हो रही है या फिर उनपे फोर्स की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही है सिंपली। तो उसका भी आंसर मैं आपको थोड़े टाइम में दे दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ हम पहले देखते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके बीच में हम पहले ये फोर्स निकालेंगे कैसे, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो चीज हम पहले देखते हैं। तो हमने कंसिडर कर लिया दो बॉडीज है ए और बी, इनके मासेस है m1 एंड m2, और ठीक है इनका इनको एक्चुअली आपने r डिस्टेंस पर रख रखा है, ठीक है। दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो r है, और हमने कहा f जो फोर्स है वो है आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो कि इन दोनों मासेस के बीच में लग रही है। तो इसके बाद हम दो पॉइंट देख लेते हैं हमारे सिंपली, जो कि हमने थोड़ा टाइम पहले भी देखे थे, कि सबसे पहले ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपकी, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इनके बीच में फोर्स लग रही है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हम नहीं कहते हैं इसको, इसको हम सिंपली कहते हैं दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं तो इनके बीच में लग रही है फोर्स, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है दैट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस का मतलब है कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्स, और ये मैंने आपको बताया था इस सिंबल का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। तो m1 की वैल्यू आप जितनी इंक्रीज करते जाओगे, m2 की वैल्यू जितनी इंक्रीज करते जाओगे, फोर्स भी उतनी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अगर ये वैल्यू कम करते जाओगे तो उतनी फोर्स कम होती जाएगी, ठीक है। ओके, एक बार सब अपने आप को अनम्यूट कर लो, ठीक है। ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। ओके, व्हाट विल हैपन इफ यू इंक्रीज m1 एंड डिक्रीज m2? तब क्या होगा फोर्स की वैल्यू? It will remain the same. Yes, sir, it will remain same. Same. It will remain constant. Equal. ओके, ठीक है। एक्चुअली Yes, sir. ओके, एक और बात कि ये एक्चुअली जो चीज डिपेंड करेगी वो इनके मैग्नीट्यूड पर करेगी, ठीक है, कि आपने ये m1 और m2 की वैल्यू क्या है और आपने इसको कितना इंक्रीज करा है और कितना डिक्रीज करा है, ठीक है। जो जैसे कि m1 की वैल्यू जो मैंने इंक्रीज करी वो मैंने m1 डबल कर दिया, ठीक है। और m2 जो है वो मैंने क्या करा कि सिर्फ इसमें से 50 ग्राम कम कर लिया। तो एक्चुअली इनके मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती है, ऐसा नहीं है कि m1 इंक्रीज करा m2 डिक्रीज करा तो वो मतलब कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। समझ पा रहे हो मैग्नीट्यूड का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इनकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि कितना इंक्रीज हुआ Yes, है। sir. अगर दोनों सेम इंक्रीज और सेम डिक्रीज हुए हैं तब फोर्स कांस्टेंट रह सकती है जितनी है, ठीक है। अदरवाइज इनकी वैल्यू पर, इनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड है। ओके, सेकेंड पॉइंट, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ जो है न्यूटन का, उसमें पहला पॉइंट यही आता है कि फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मासेस, तो दो दो आपके मास है उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r आपको दिख रही है, तो फोर्स जो है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो ये डिस्टेंस जितनी कम होगी उतनी फोर्स ज्यादा होगी, और डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी तो फोर्स उतनी कम होगी। सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। फोर्स की वैल्यू ज्यादा तो रेडियस, मतलब कि जैसे कि यह रेडियस है आपकी डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो, अगर रेडियस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कम. कम, Decrease. डिक्रीज। फैंटास्टिक। ओके, तो ये और वाइस वर्सा, अगर आप ये जो इनकी डिस्टेंस है वो कम कर दोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? Increase. Increase हो जाएगी. फैंटास्टिक।
आज पहली बार मैंने कुछ चेंजेस करे थे, मैंने व्हाइट बैकग्राउंड नहीं रखा, ब्लैक बैकग्राउंड लगा, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है आज। अदरवाइज व्हाइट बैकग्राउंड से थोड़ा एक्चुअली चमकता ज्यादा है। ओके फाइन, ठीक है। तो ये आपका हुई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हो गई जो पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पर आप डाल दो इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ हम इसके जो नीचे पॉइंट दे रखा है उसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, ठीक है, कि फोर्स जो है वो एक्चुअली किस किस के बराबर हो रहा है। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और सेकेंड पॉइंट में क्या आ जाएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, उनकी जो डिस्टेंस है उसके बीच का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वो जो पहले की हमने देखा था पॉइंट नंबर 1 एंड 2, ठीक है, उसको हमने कंबाइन करा और यहाँ पर हमने उसको लिख दिया। ओके, और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जब भी हम यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है हमारा, ये जब हम हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हमने उसको एक नाम दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर जी दे दिया है। आपका मन हो तो हम यहाँ पर के दे सकते थे, वी दे सकते थे, पी दे सकते थे, सिग्मा दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट ने एक कन्वेंशन बना दिया कि इसको हम जी कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, ग्रेविटेशन पे डिपेंड करती है, तो इसलिए यहाँ पर जी सिंबल यूज कर लिया। तो ये जो कैपिटल जी आया है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट है, और इसी चीज को आप कहते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हो बच्चों इसको, इस जी को? यूनिवर्सल Gravitational constant. ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो कैपिटल जी बता रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं आपको स्मॉल जी बताऊंगा। वो स्मॉल जी जो होता है हमारा कन्वेंशन में, उसको हम कहते हैं एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होता है एसिलरेशन, ठीक है। और ये जो जी होता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सिंपली, ठीक है। तो अब ये चीज आपको पता पड़ गई, फॉर्मूला समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके, चलो ठीक है। तो थोड़ा ओके, अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या समझ में आया। ओके, अब आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट है, इनका मासेस है, दिस इज ऑफ 2 kg, और ये जो है दिस इज योर 4 kg, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैं बता देता हूँ आपको। डिस्टेंस बिटवीन देम इज, ओके, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 किलोमीटर। चलो, अब मुझे फाइंड करके बताओ व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। न्यूटन। ओके, वन मोर थिंग, ठीक है, आपको फॉर्मूला पूरा लिखना, ठीक है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको जो कैपिटल जी बताया है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट होता है, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि हम यूज करते हैं। 9.8। ओके वेट, मैं आपको बता रहा हूँ जी की जो वैल्यू होती है वो मैं दे देता हूँ आपको। 9.8। Sir, is it 6.67 into 10 raised to minus 11? फैंटास्टिक, वही होती है, पर एक्चुअली मेरा ये नम लॉक ओपन नहीं हो रहा है तो मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ,
ठीक है, मैं वो आपको बता देता हूँ। वैल्यू जो कैपिटल जी की होती है वो होती है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केजी पर सेकेंड इनवर्स सिंपली। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, 6, हाँ आप चालू हो गया। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केजी इंटू सेकेंड्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको कुछ वैल्यू दे रखी है। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पर डिस्टेंस में थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। डिस्टेंस जो है आपकी है वो है 2 मीटर। अब मुझे बताओ व्हाट फोर्स जो इनके बीच में लग रही होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स? एक्सक्यूज यस, सर। यस। सर आपने जो वो ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू डाली ना सर वो रॉन्ग है सर। मीटर स्क्वायर होना चाहिए था सर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर। ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है, वो मैं चेंज कर लूंगा। ठीक है, वैल्यू, ये जो वैल्यू लिखी है यहाँ पर वो सही है बच्चों। ठीक है, ये हम वैल्यू निकाल लेंगे जो भी आती है। ओके सर। ठीक है, पहले अपन फोर्स फाइंड कर लेते हैं, फिर हम वो चीज़ भी देखते हैं। एक और चीज़ में मैं आपको बताता हूँ। ओके, हो गया। 1 minute. अरे बहुत सिंपल है, आपको मतलब कि सब मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक कॉमन वैल्यू ले आनी है बस। ठीक है, ज़्यादा जैसे कि अ, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है। अगर कॉमन पावर्स है तो आप ऐड कर लेना, अदरवाइज सिंपली ही जाने देना, इतना टफ नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला था वो मैं एक बार लिख देता हूँ। अभी नया नया है तो हमको याद करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, फोर्स जो है कैपिटल एफ, वो मल्टी जी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय m1 मल्टीप्लाई बाय m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर या d का स्क्वायर। ओके, हमने ये दो चीज नोट कर ली। अब m1 m2 हम मुझे गिवन है यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी थी? 6.67। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, देन मल्टीप्लाई बाय m1 m2 कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ओ सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस, सॉरी रेडियस मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ठीक है, आप डिस्टेंस ही समझना, इनके बीच में जितनी डिस्टेंस है वो आर। एक्चुअली मैं इसके पहले मेरा लेक्चर मैथ्स का था तो थोड़ा सा वो हो गया। ठीक है,
इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको लेना है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आप देख सकते हो दैट इज योर 2 मीटर। तो 2 मीटर का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक, ओके। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ ऊपर 4 है और नीचे 4 है, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गई। तो ये सिंपली आपको जो आ जाएगा, ठीक है, फोर्स की जो वैल्यू आ रही है आपकी वो हो जाएगी 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो सिंपली हो जाएगा 12 समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी, या फिर 13.6 प्लस 6 वो कितना हो जाएगा, 2 की 1 के लिए 13.2 समथिंग मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11। यही आ रही है बच्चों? No, sir. No, sir. 1.33. 1.332. 133.4 ओके, ठीक है, एक और बार चेक raised कर to ले। -10. ओके, एक और बार चेक कर लेता हूँ। 1.33400 rest. ठीक है, फोर्स की जो वैल्यू थी दैट इज योर 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई बाय दोनों मास जितने भी दे रखे हो, तो पहले m1 हो गया 2, m2 हो गया 4, ओके, और डिवाइड बाय मुझे क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस जो दे रखा है, सॉरी डिस्टेंस जो है 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है सिंपली। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर 4 है और नीचे भी 4 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये ऐसे कैंसिल हो गया। उसके बाद बची क्या टर्म है हमारी, हमको सिंपली जो भी हमारी जी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6.67 जो भी आपका आ रहा है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। हम इतने डिटेल में नहीं जाए, तो ये कुछ 13 ही आ रहा है, ठीक है, 13.3. ठीक है। ये 6 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12 ही आता है। तो यहाँ पर 6.5 दे रखा है, तो हम सिंपली इसको 13 समथिंग ले लेते हैं कि 13.2 या फिर कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11, क्योंकि पावर में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। पावर 10 की पावर जो -11 थी वो माइनस उतनी ही रहेगी। ओके, अब ये वैल्यू में इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, यहाँ पर फोर्स की क्या यूनिट होती है, Newton. Newton. N. ठीक है। पहले आप चेक कर लो कि यहाँ पर जो एसआई यूनिट जो है, ठीक है, वो केजी है कि नहीं है, डिस्टेंस की जो लेते हो मीटर है कि नहीं है, टाइम जो है वो सेकंड में लिया है कि नहीं है। अगर ये सब चीजें बराबर है तो आप यहाँ पर न्यूटन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैंने देख लिया है, यहाँ पर केजी में है, मीटर में है, तो ये जो वैल्यू हो गई आपकी ये हो गई है सिंपली न्यूटन में। ओके, अब ये जो आपकी टर्म आई है इसका मतलब क्या होता है, फोर्स लग रही है इनके बीच में, बच्चों इनके बीच में फोर्स लग रही है क्या, Yes, मतलब sir. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Yes, sir. ओके, अब ये जो वैल्यू आपकी होती है ये कितनी होती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है मुझे, मैं आपको किसी भी बता देता हूँ पहले कि 10 की पावर -11, तो पहले मैं 0 लिख देता हूँ, उसके बाद पॉइंट लिखता हूँ, उसके बाद में 1 0 2 0 3 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 12 तक आया, सॉरी 11 तक जैसे ही मैं आया ना, उसके बाद मतलब कि मेरे को यहाँ पर जो लास्ट 3 डिजिट है मेरी, उस पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ से 30 है ना, ओके, ये 130, ओके, एंड देन योर 2। तो ये जो आपको वैल्यू दिख रही है ना, ये इतनी छोटी वैल्यू है आपकी, समझ पा रहे हो। ये जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रही है, जो दो मास के ऑब्जेक्ट पड़े हैं और कुछ डिस्टेंस पे जो आपके पड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी कम हो गई है फोर्स की, यू कैन सी दैट कि 0.0000000, ठीक है, कितनी बार 0 लिखने के बाद 132 आया है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, फोर्स
एक्चुअली लग रही है, ठीक है, अट्रैक्टिंग फोर्स है, पर इसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी बैठा हूँ, मेरे सामने अलमीरा है, ठीक है, मेरे सामने बेड पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे सामने और भी जितनी भी चीजें पड़ी है, आपके सामने भी जितनी भी जो दो मासेस पड़े हुए हैं, ठीक है, उनमें ये अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, पर उनकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है लगने के बाद, आप देख सकते हो यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग में लग जाती है। तो इसलिए वो फोर्स क्या है आपको पता ही नहीं चलता है कि लग रही है या नहीं लग रही है। एक पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसलिए वो फोर्स पता ही नहीं चलता है लग रही है। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूं, फिर आगे चलते हैं। ओके, ये वैल्यूज याद रखना, ठीक है, ये वैल्यू अभी याद रखना, ये इसको हम यूज करेंगे, ये जो वैल्यू यहाँ पर आई है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर बट वहाँ पे 13.2 कैसे क्या आया? ओके, यहाँ पे 13.2, फिर मेरा 133.4 आया था।